हेलो एंड वेलकम बैक टू गुरमेर साइंस स्टूडियो। हम कर रहे हैं सिस्ट्रेटी चैप्टर नंबर 4 और हम ड्रग्स के बारे में स्टिमुलेंट साइको एक्टिव ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे। स्टिमुलेंट हम कर चुके थे, आज हम पढ़ने वाले हैं डिप्रेसेंट्स के बारे में। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? स्टिमुलेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, ड्रग की 3 कैटेगरी पढ़ी थी इफ़ यू रिमेंबर। तो पहला स्टिमुलेंट पढ़ा था जो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डिप्रेसेंट्स के बारे में। तो ये क्या करते हैं? ये स्लो डाउन करते हैं आपके नर्वस सिस्टम को, ठीक है? तो इसीलिए इनका नाम डिप्रेसेंट्स है। और इसके बाद हम हैलुसिनोजेनिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप यू गाइज आर रेडी विद योर नोटबुक एंड योर स्टेशनरी टू मेक सम नोट्स। चलिए शुरू करते हैं। अब डिप्रेसेंट्स जो होते हैं ना, वो होते हैं मेजर जो टाइप है, हेडिंग डालिए मेजर टाइप। तो मेजर जो टाइप है वो होती है, एक तो होता है ट्रैंकुलाइजर्स, ट्रैंकुलाइजर्स, ठीक है? ये 2 फर्दर मतलब टाइप के होते हैं। एक होता है मेजर ट्रैंकुलाइजर्स और एक होते हैं माइनर ट्रैंकुलाइजर्स, ठीक है? दूसरी अल्कोहल, जो कि अभी दिवाली में खूब चलने वाली है आई थिंक, है ना? फिर आती है ओपिएट्स, ठीक है? इसके अंदर, ओपिएट्स के अंदर हम पढ़ेंगे ओपियम के बारे में, हम पढ़ेंगे मॉर्फिन के बारे में, हम पढ़ेंगे हीरोइन के बारे में, नॉट दैट एक्ट्रेस वाला हीरोइन, बट दिस इज ड्रग्स। फिर ओपियोइड्स के बारे में, ठीक है? सो ये आप लेआउट लिख लीजिए। जो मेजर टाइप हैं डिप्रेसेंट्स के, ट्रैंकुलाइजर्स मेजर और माइनर, अल्कोहल, ओपिएट्स जिसके अंदर ओपियम मॉर्फिन हीरोइन आते हैं, एंड देन वी हैव ओपियोइड्स। तो ट्रैंकुलाइजर्स जैसे मैंने बोला कि मेजर और माइनर होते हैं, तो पहले हम मेजर ट्रैंकुलाइजर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? मेजर ट्रैंकुलाइजर्स। सो ये जो मेजर ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं, AKA मतलब also known as, they are also known as strong depressants या फिर स्लीपिंग पिल्स भी इसी कैटेगरी में आती हैं, ठीक है? One example of major tranquilizer could be barbiturates, ठीक है? अब इसके इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सेडिएटिव इफेक्ट होता है। ट्रैंकुलाइजर है ऑफ कोर्स, इट हैज टू बी सेडिएटिव इफेक्ट देगा ये आपको, ठीक है? सेडिएटिव मतलब कि स्लीप इंड्यूस करता है, ओके? सो it makes you feel sleepy. Then what are the risk factor involved? Risk is if any person take overdose can stop breathing and heart rate, or you can say heart rate is not a proper word, let's write heart function, है ना? Heart function leading to death. So if somebody takes an overdose, and even if they are not, somebody doesn't take overdose, even if people are taking drugs, not overdose, otherwise also it will anyway one day it will lead to death only, right? So addictive होते हैं क्या ये? Are they addictive in nature? Yes, they are very addictive in nature. Addictive in nature, ठीक है? Now they become extremely dangerous. They become extremely dangerous when combined with alcohol, because people does that. People does combine alcohol and drugs. Alcohol and other drugs. Right? So if you have a marker, please highlight in your registers barbiturates. ठीक है? Sedative, they are sedative in nature.
Overdose, of course, can lead to death. Yes, they are addictive, definitely. ठीक है, sedative भी होते हैं, and they're very dangerous if combined with alcohol या other drugs के साथ अगर आप इसको combine करेंगे. Right? Now we talk about minor tranquilizer. This is like, we are yet to go into the detail, but this is what I am giving you, the information that's given in the Cicerelli. Right? So we are doing now minor. We'll wrap it up quick. Okay, इतना कुछ समझने वाला इसमें है नहीं. There's nothing much to it. You just know the names. That's what is going to be there. Okay. So minor tranquilizers, the category is of benzodiazepine. Diazepine. All right. Benzodiazepines. They're also known as aka milder depressants. That is why we are calling it minor tranquilizer, because they're milder depressants as compared to the major ones, of course. Right? So the name of some common drugs which come under the category of minor tranquilizer. What are these? These are Valium, Xanax, then we have Ativan, then we have Halcoin, and we have Librem. These names you gotta remember. Okay, आपको ये नाम याद होने चाहिए, which comes under minor tranquilizers, because in exam any of these names can come and they can ask you whether this is minor tranquilizer or a major tranquilizer, benzodiazepine. So ये आपको पता होना चाहिए, that you must remember कि benzodiazepine है और ये जो नाम है common drugs के जो मैंने आपको बताया, you must remember this. Right? Now, they are used to reduce anxiety and reduce stress. See, of course, the drugs are used into the medication, but they're tranquilizers. They calm your nervous system, they calm your mind. So, if somebody is going through anxiety, if somebody is having stress, we need to calm their brain, we need to calm themselves down, right? So, we give this drug, but of course, under the prescribed, under the prescription and the quantity given, a doctor will judge what quantity needs to be given and what dosage, whether it's whatever mg is there, right? So that is why sometimes what happens is people get addicted to it. The moment they feel a little bit anxious, they start taking pills. If the pill is prescribed as one in a day, they'll might take two in a day, and that's how the addictions start, because they think that I can't do without drugs, I can't do without my pill. Oh my god, I'm feeling anxious, where is my pill? It's a very vicious cycle. We'll talk about it. Okay, so reduce anxiety and reduce this is the medical use, of course. Reduce anxiety and they reduce stress. They induce calmness, as I said, and they induce sleep, because an anxious person cannot sleep. रातों को जागते हैं. They cannot sleep. So it helps them to induce sleep also. They can be addictive. So was the case with major tranquilizers. So they can be addictive. Even in fact, every drug is addictive. Addictive and dangerous. Same line. When mixed with alcohol. Okay. Now we will talk about alcohol. Now, alcohol, one thing about alcohol is this is the most
common depressant, easily available, है ना? So this is the most, not only most common, in fact, you can write this is the most, uh, wait a minute. This is most common, definitely, but most used and abused depressant. We have talked about what is the difference between use and abuse. You must watch previous videos if you haven't. All right. How the alcohol is formed? It is formed by fermentation, we all know. Fermentation and distillation of plant matter. सो फर्मेंटेशन इज व्हाट, सड़ा के चीजों को, है ना, जैसे वाइन बनता है सड़ा के, वैसे सड़ी हुई बासी हुई रोटी नहीं खाएंगे, हैं, बाकी शराब पी लेंगे सड़ी हुई कड़वी. एनीवेज, physical damage, if we talk about, let's write physical damage that alcohol does. Physical damage, if we talk about, then physical damage it gives to liver. It damages your liver, it damages brain, it damages heart and whatnot, right? If we talk about social damage, definitely it creates social damage also. So for example, loss of work, time, loss of job. People lose their job because of alcohol. There are a lot of stories on internet you can see. And loss of, when you lose your job, of course, loss of economic stability will also be gone. Right? So alcohol is the most common, most used and abused depressant. And it damages your liver, brain and heart. So physical damages there, social damages there. Right? What else we got? There is a term in your book which says binge drinking. I don't know if you have heard it before. What is binge drinking? Like we do binge watch Netflix, back to back we watch series. That is binge watch. Binge eating, back to back we are. So binge drinking, when you have at least 4 to 5 drinks back to back in a short time. That is binge drinking. And this happens especially in happy hours where some offer is going on in restaurant. And when you are partying or something like that, especially happy hours, this thing happens a lot, that people drink. Okay. So this is called binge drinking. And any person who is an alcoholic, the major factor is they will always be in denial. Denial is the most common among alcoholics. That's how you know that they have become alcoholic. This is the first sign of an alcoholic addiction, that they will deny. कि no, I am not drinking much, मैं तो ज़्यादा पी ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बहुत कम पी रहा हूँ, अरे ये तो इतना तो चलता है, इतना तो कॉमन है, ये है वो है. So denial is the first thing. When they start denial, तो मतलब it's time to get alert. Okay. तो अभी बिकॉज हम बात कर रहे हैं इसी के बारे में, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द मेजर साइंस ऑफ अल्कोहलिज्म. Right? What are the major signs of alcoholism? First is the feeling. See, you can write that is also is a sign. Here we have written, right? Denial is common among alcoholics. So denial can also be your first sign if you want to count it as first. So this can also be your first sign. किसी को alcoholism की तरफ वो बढ़ रहे हैं, it is becoming a disorder. तो ये भी एक साइन हो सकता है कि वो डिनाइल से स्टार्ट होगा, चीजें डिनाई करने से स्टार्ट होगा. यू कैन काउंट दैट ऑल्सो. फीलिंग गिल्टी अबाउट
drinking. Not that the person doesn't know कि बहुत ज़्यादा हो रहा है. They know कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, but still they drink. So they, and after drinking they feel guilty about it. मैंने इतना क्यों पिया? Drinking alone. Normally people need company to drink. They need somebody else to be with them, and they drink and they talk and stuff like that. But when a person doesn't need anyone, doesn't need, and they can just drink alone, so that's a warning sign. Then drinking drinking in the morning. Morning is not the time, and I mean, morning is the time you do your breakfast. Drinking, even like a lot of people drink in an evening, but this is a severe. This is the severity, People start, in the morning, even when it is time to work, when it is time to, um, have your breakfast, meet people, go out and work. They start drinking first thing morning. So that's a warning sign. Then blackouts. They are very common among alcoholics. Blackouts or backclouds, you can say memory loss. Memory loss. Right? Then fifth point is drinking to recover from hangover. मतलब एक तो ऑलरेडी हैंगओवर है और उससे रिकवर करने के लिए नाउ यू आर ड्रिंकिंग. मतलब व्हाट इज द लॉजिक देयर? Because they want to be into that state of drunkenness. So that means that's a major sign of alcoholism. Okay. Then doing or saying things one regrets later on. Drinking too fast is also one sign. When somebody just gulping it down, then कुछ तो गड़बड़ है. मतलब you are not enjoying the drink. Your focus is like और मिले और पीऊं मैं. तो वो गड़बड़ है ना फिर. Eighth point is lying about drinking. People have denial. See, I said first point you can write down. Denial, है ना? तो वो झूठ बोलते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं पिया. Even if you can smell like they're smelling bad, but they lie about it. नहीं नहीं मैंने, और दे कैन लाई, नो नो मैंने 5-6 पैग नहीं पिया, मैंने तो 2 ही पिया था, मैंने तो इतना ही पिया था, आई drank very little. So that is also one point. And in the end, a ninth point you can write down pass out. Period. Khatam. Finish. They can simply just pass out. They have no, I mean, memory क्या हुआ उनके साथ क्या नहीं, किधर पड़े हैं किधर नहीं, एकदम पास आउट हो गए बिल्कुल. शराब पी के दारू पी, कोई होश ही नहीं है, किधर गिरे पड़े हैं. तो ये तो फिर मतलब बहुत ही बुरा है. ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट अल्कोहल की हेल्थ प्रॉब्लम्स, if we talk about, let's talk about health problems that are concerned, then in pregnancy, if a pregnant woman drinks alcohol, what happens is it can damage the embryo. So already, when a child is there in the womb, when a woman is pregnant, they need nourishing food, right? Because whatever the mother eats goes to the child. तो आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए. यू मस्ट ईट समथिंग विच नरिशेस योर बॉडी, नरिशेस द चाइल्ड, inside you. But if a woman starts drinking, or she's an alcoholic, or she cannot control her drinking habits are too bad, then it damages the embryo, causing
causing intellectual disability, causing physical damage, physical deformity, actually, right? Then, if you have heard about fetal alcohol syndrome, very common problem. First, let's just write, then I'll just explain. Then a person can have osteoporosis, which means loss of bone density. हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी. Then this is another point. This is another point. Then one can have heart disease for sure. And we had talked about liver damage. We have talked about lung damage, right? So let's talk about the first thing that physical deformities. So if a pregnant mother drinks alcohol, what kind of physical deformities a child can have? A child can have, a damaged liver, pancreatic damage, nutritional deficiency can be there. There can be also skeletal problems, related to bones. There can be different facial features, they have a very thin upper lip. They can have smooth philtrum. व्हाट इज स्मूथ फिल्ट्रम? आपने देखा है ऐसे नोज होता है हमारा और नोज के नीचे ऐसे एक लाइन सी होती है और फिर हमारे पे ऐसे लिप्स होते हैं. तो ये जो लाइन वाला एरिया है ना वो उनका फ्लैट होगा, एकदम स्मूथ होगा. तो मतलब ये एक टेल टेल साइन है कि मतलब मदर ने अल्कोहल कंज्यूम किया होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो बहुत सारी फिजिकल डिफॉर्मिटीज होती हैं इस तरीके की. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो होती ही है. अब क्योंकि एम्ब्रियो है, द चाइल्ड इज स्टिल ग्रोइंग, वो फुली चाइल्ड नहीं बना है, वो अभी बन रहा है, डेवलप हो रहा है. तो पैनक्रिया डैमेज हो सकते हैं, लिवर डैमेज हो सकता है, हार्ट डैमेज हो सकता है, हार्ट में जिसको बोलते हैं दिल में छेद होना, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है. तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ में. उनके फेशियल फीचर्स भी डिफरेंट होते हैं, उनकी आईज की जो बनावट है वो डिफरेंट होती है. ठीक है. फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की अगर हम बात करें, देन ये अगेन प्रेगनेंसी में अगर मदर बहुत हेवी ड्रिंकिंग करती है तो ये फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है. FAS इसको बोला जाता है शॉर्ट में. इसमें फिजिकल डिफॉर्मिटीज के साथ साथ इन FAS वन अ चाइल्ड कैन हैव issues with central nervous system. They can have poor memory, they can have poor problem solving skills, poor concentration, they can have problem with their behavior. Matlab, they can be extremely nervous, they can have anxiety issues. So a lot of problems they can have. देन वी कम टू ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस ये हमने कवर कर लिया. ठीक है. ऑस्टियोपोरोसिस का मैंने तो बताया था, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी. लॉस ऑफ बोन डेंसिटी मतलब इसमें बहुत कमज़ोर हड्डियां हो जाती हैं. ज़रा सा भी ठोकर लगे तो फ्रैक्चर होने के, बोन क्रैक होने के चांसेस होते हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मिनरल डेंसिटी ऑफ द बोन इज़ वेरी लो. और हार्ट डिसीजेस तो मैंने आपको बता ही दिया कि हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं. सो दीज आर द इश्यूज दैट वन कैन हैव विद अल्कोहल. नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू से इधर कि ऐसा इल्यूजन आता है हमें अल्कोहल कंज्यूम करने से कि ये तो स्टिमुलेंट होना चाहिए ना, क्योंकि अल्कोहल पीने के बाद तो ऐसे शेर सिंह बन जाते हैं हम. मतलब ऐसे लगता है कि बड़ी एनर्जी आ गई है एंड वी फील अप, एकदम जोश आ जाता है ना. बट दैट्स जस्ट एन इल्यूजन. सो अल्कोहल इल्यूजन देता है इन द बिगिनिंग ऑफ स्टिमुलेशन. स्टिमुलेंट्स जैसे देते हैं. ठीक है. कैसे? द पर्सन विल फील अप. ठीक है. और एनर्जेटिक, या एनर्जेटिक तो कहना गलत होगा. अप उनको फील, उनको फील होता है अप और यूफोरिक. ओके. बट एक्चुअली क्या है अल्कोहल? डिप्रेसेंट.
Why? Because it depresses natural inhibitors, natural inhibitions, natural inhibitions. अब ये क्या है कि किस तरीके की इनहिबिशंस? इनहिबिशंस मतलब कि जब आपको हिचकिचाहट होती है कोई काम करने में। अब ऑब्वियसली कोई पर्सन है जो जिसका नेचर ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट पर्सन है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लिया। अभी वो क्या कर रहा है, अभी तो वो बोल रहा है स्टेज पे माइक चढ़ के मैं ही जोक सुनाऊँगा। लाफ्टर क्लब है तो मैं ही जाके जोक सुनाऊँगा, या मैं स्टेज पे चढ़ के गाना गाऊँगा, या मैं टेबल पे चढ़ के नाचूँगा। तो ये इस तरीके की जो हरकतें हैं, ये करने से, अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम नहीं करा है, यू विल थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सच काइंड ऑफ एक्ट, बिफोर एक्टिंग ऑन योर, एकदम एक्टिंग स्टूपिडली इन पब्लिक प्लेसेस। यू विल think twice. You will think about the society rules, society expectations, and stuff like that. How you're supposed to behave in a club, you will think about it. But because it is a depressant, what happens is it depresses your natural inhibitions, means that you will break all social rules, right? That's why people do behave awkwardly, and they don't feel any shame, and they're not even their senses, they don't even realize what they're doing. सो सोशल रूल्स जो है वो ब्रेक करते हैं, तो जो उनका बिहेवियर है बड़ा वियर्ड हो जाता है। बिहेवियर जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो बिहेवियर वैसा नहीं करते हैं। तो सोशली जैसा आपको बिहेव करना चाहिए, सोशली जैसा बिहेव करना चाहिए, वो वैसा बिहेव नहीं करते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय नेचुरल इनहिबिशंस को डिप्रेस करता है अल्कोहल। एक और चीज करता है अल्कोहल, विच इज alcohol stimulates release of GABA, which is a neurotransmitter, we all know, right? GABA क्या करता है? स्लो डाउन करता है ब्रेन की फंक्शनिंग को, स्लो डाउन ब्रेन फंक्शनिंग, राइट? तो ये उसको स्टिमुलेट करता है, दैट इज वाई ये डिप्रेसेंट है। सब कुछ धीरे 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 खत्म होने लगता है, बिल्कुल पास आउट ही हो जाता है पर्सन, ठीक है? अब अगर हम बात करें एरियाज ऑफ brain affected, then what are the areas what are the areas in the brain that gets affected? The first one is impaired motor control. That is why people walk weirdly. And reaction time. How will you react? आप टाइम पे रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे। जहाँ इमीडिएट एक्शन की जरूरत है वो ले ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका तो नर्वस सिस्टम सारा स्लो डाउन हो रहा है। अल्कोहल ने स्टिमुलेट कर दिया गाबा को, जो ब्रेन की फंक्शनिंग को स्लो कर रहा है। जब सब कुछ स्लो हो रहा है तो रिएक्शन टाइम भी तो स्लो होगा ना। एंड मोटर कंट्रोल, यू विल नॉट बी, जैसे हम नींद में चलते हैं, पता ही मतलब वैसे ही बंदा चलता है कि पता ही नहीं पैर कहाँ पड़ रहा है, कहाँ नहीं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं। रिड्यूस्ड इनहिबिशंस, ये हम बात कर चुके हैं, राइट? सोशल इनिबिशन, सोशल रूल्स, कोई लोक लाज की हमें कोई खबर नहीं होती। देन वी हैव स्लर्ड स्पीच, बात करने में भी जुबान लड़खड़ाती है। सो दीज आर द एरियाज ऑफ द ब्रेन, स्पीच का एरिया भी जो है अफेक्टेड होता है। सो वी आर डन विद अल्कोहल। नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट ओपिएट्स। Opiates. Yeah, so opiates. We were talking about opiates. Opiates suppresses pain sensation by binding and stimulating endorphins called opioid
receptors. So what happened is, we know about endorphins. They are the natural painkiller, right? So opiates, they suppress the pain sensation by binding and stimulating endorphins, which is the body's natural painkiller, right? They also slow down the nervous system. This is, I mean, obvious. They're deadly with alcohol. या फिर other depressants. Another thing is tendency to abuse is very high with opiates. Why? Simple, because they mimic endorphins. They give you relief in pain, right? So the tendency to abuse opiates is very, very high. Opiates, they are derived from plant based substance which is known as opium. By the way, opium is itself is a drug, and we'll talk about opium next. So opiates clear hai? There's nothing, I mean, that one cannot understand. Same, almost nervous down. Every drugs, there's certain points you will find so common that you can write down and understand that every drug is going to, if it is not a stimulant, if it is a depressant, it is going to slow down the nervous system, it is going to cause physical disorders, it is going to cause dependency, it is very harmful to consume them with the other depressants or other drugs or alcohol specifically. A lot of people, even in movies, you must have seen that they have shown people taking drugs and drinking alcohol both together. And this can be very fatal because everybody responds very differently. Some might handle, some cannot handle. So you never know. Okay. So what is opium? This is made from the opium poppy. Okay. This is also kind of a pain relieving and euphoria. It produces euphoria. It has pain relieving and euphoria inducing properties in it. Right? Third point, highly addictive. Because who wants to feel pain, right? So we take opium. People, do drugs because it has pain relieving and nobody wants to feel pain. So highly addictive. It same like it also mimics the effects of endorphin, which is a natural painkiller. Then nervous system also slows down. Slows down, not downs. Okay, slows. So nervous system also slows down, and sometimes what happens is n- your uh, your nervous system stops production of endorphins. See, this is how a person gets addicted. लोगों को एडिक्शन कैसे होता है? बिकॉज योर ब्रेन थिंक्स कि अरे एंडोफिन तो अभी बाहर से ही आने वाले हैं ना, मतलब यू आर गोइंग टू डू ड्रग, इट विल एक्ट एज एन एंडोफिन, तो मेरे पास इतना एंडोफिन हो जाऊंगा, मतलब इतना एक्सेस में हो जाएगा, तो ब्रेन बोलता है मैं क्यों बनाऊं एंडोफिन, मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ कि बनाने के लिए। ये सेम बात हो गई
कि रोज बाहर से खाना आ रहा है, रोज बाहर से खाना आ रहा है, रोज बाहर से खाना आ रहा है। भाई अब रोज बाहर से आ ही रहा है तो मैं क्यों खाना बनाने की मेहनत करूं, बाहर से ही ले आओ ना। फिर एक दिन अगर आप बाहर से नहीं लाओगे तो भैया इतना ढीठ हो गया बंदा, बंदा कह रहा है कि भाई अब बाहर से ही आएगा, मेरी तो आदत ही छोड़ गई बनाने की खाना। तो ब्रेन भी ऐसे ही कुछ करता है। ब्रेन कहता है कि आपको बाहर से आप इतना ले रहे हो, इतना ले रहे हो, एंडोर्फिन्स इतना, सेम ऐसे उसको लग रहा है कि जैसे आप एंडोर्फिन ही इनटेक कर रहे हो, वो ही सब कुछ हो रहा है। तो वो बोलता है कि मैं क्यों मैन्युफैक्चर करूंगा, अब पेन होएगी या कुछ भी होएगा तो ड्रग ही लो भाई, ड्रग पे डिपेंडेंट हो जाओ, ड्रग्स लो, ओरली लो आप, मैं तो नहीं बना रहा एंडोर्फिन। दिस इज हाउ अ पर्सन गेट्स एडिक्टेड, यू नो। सो आपका नर्वस सिस्टम जो है स्टॉप प्रोड्यूसिंग द एंडोर्फिन्स, एंड उसके बाद क्या होता है, देयर इज नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पेन, एनी काइंड ऑफ पेन, राइट। जब आपने इतना एडिक्शन आपने कर लिया है तो फिर आपका जब ब्रेन ने प्रोडक्शन ही बंद कर दी एंडोर्फिन्स की, तो फिर अब कोई प्रोटेक्शन नहीं है पेन के अगेंस्ट। जो बॉडी नेचुरली आपका पेन सप्रेस करती थी और एंडोर्फिन बना के आपको काम, अब भैया वो काम नहीं करेगी। तो आप, दिस इज हाउ अ पर्सन गेट्स डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स। दिस इज सिवियर सिम्टम होते हैं इसके ऑफ विड्रॉल, right? So this is about opium. Next we gonna talk about morphine. Morphine, even shorter topic, not much given in your book. So morphine, it is created by dissolving opium in an acid and then neutralizing the acid with ammonia. Basically, it's all lab synthetic drug. Obviously, addictive qualities. This is also, controls pain, controls severe pain. Controlled dose and for very short period of टाइम इट इज गिवन टू अ पेशेंट। सपोज सिवियर पेन हो रहा है तो ये जितने भी आप मेडिसिन खाते हो, जितनी भी दवाइयाँ खाते हो, उसमें मतलब 0.01% या कुछ mg, कुछ इतना जो परसेंटेज है ड्रग्स का होता है। दैट इज वाई आपको कितनी भी भयंकर पेन हो, आपकी पेन रुक जाती है। कितना भी आपका एंग्जाइटी हो, कहीं ना कहीं आपको टैबलेट लेने के बाद शांति मिलती है। तो ये जो इफ़ेक्ट्स आप फ़ील करते हो, ये सब ड्रग्स की वजह से ही होते हैं। तो जब ये कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपको, साइकेट्रिस्ट कोई आपको, नॉट साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कैन ओनली गिव यू थेरेपी, नॉट मेडिसिन्स, वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, राइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट, एंड ओनली अ साइकेट्रिस्ट कैन गिव यू मेडिसिन्स। तो कभी कभी वो आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो इस तरीके की इफेक्ट लेकर आती है, आपके मन को शांत करती है, आपका ज़्यादा सोच विचार जो आपका चलता है वो नहीं चलता है, काम डाउन, यू फील काम एंड मोर रिलैक्स्ड। बट दे गिव यू अप टू नाउ दे स्पेशली राइट कि कितनी मेडिसिन देनी है, डेट डालते हैं, साइन करते हैं, सो दैट आप बार बार वो प्रिस्क्रिप्शन दिखा के मेडिसिन नहीं खरीद सकते। नोबडी इज गोइंग टू गिव यू दैट, बिकॉज सबको पता है इनको अब्यूज किया जाता है इन मेडिसिन को। इनको पीपल, यू नो, they see they overdose it and then they get dependent on it, but एक controlled way में, ठीक है, एक कंट्रोल्ड वे में जो डोज है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दी जाती है, अगर आपको सिवियर पेन है उसको कंट्रोल करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स इट इज गिवन बाय द डॉक्टर ओनली, नोबडी एल्स कैन गिव यू। अब हम बात कर लेते हैं हीरोइन की।
हेरोइन जो है इट इज अ डेरिवेटिव, मतलब डिराइव किया गया है ऑफ मॉर्फिन। इसकी भी एक कहानियां बताऊंगी। अर्ली अर्ली एक इसकी थ्योरी है क्या, कि ये प्योरर फॉर्म है जी, प्योरर फॉर्म ऑफ द ड्रग। तो मॉर्फिन को जब लोगों ने, डॉक्टर्स ने हल्की क्वांटिटी में मतलब यूज करना शुरू करा, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज ने, और सब कुछ ये हुआ, तो उन्होंने फिर इसके साइड इफेक्ट्स देखना शुरू करे। उनको लगा कि लोग तो इस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, ओवरडोज कर रहे हैं, अपनी मर्जी से इसको कंज्यूम कर रहे हैं, और गड़बड़ 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 हो रहा है। जबकि इसको जब हेरोइन को जब इंट्रोड्यूस किया गया था फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, मेडिकेशंस में, हर चीज में, तो ये बोला गया था कि ये प्योरेस्ट, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रग का उनके कहने का मतलब था कि इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, और जो मॉर्फिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं या विड्रॉल्स होते हैं, वैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा, ये एकदम प्योर फॉर्म में है, और ये मतलब आप ये यूज कर सकते हो। बट हुआ क्या, व्हाट वाज द रियलिटी? The reality was this heroin, which was a derivative, this was a derivative of morphine, ठीक है? So this heroin was reality में even more powerfully addictive। ये तो मतलब than morphine और ओपियम, ये दोनों ही ड्रग्स के पापा जी निकले, ये हीरोइन तो, ठीक है? मतलब ये हीरोइन तो इतनी हीरोइन बाजी करी इसने कि ये तो भाई इतनी पावरफुल एडिक्शन हुई इसकी कि मॉर्फिन और ओपियम को भी पीछे छोड़ दिया। रियलिटी ये थी। और लोग एज यूजुअल रिक्रिएशनल यूज करने लगे इसका, मिक्स्ड विद कोकेन, या जो प्रिस्क्राइब्ड उनकी प्रिस्क्रिप्शन पे जो उनका लिखा होता था ओपीएट्स के बारे में। मतलब कि डॉक्टर्स ने अगर कोई पेन रिलीवर दिया है जिसमें ओपीएट्स की क्वांटिटी है थोड़ा, या कुछ भी है, तो लोग उसको कोकेन के साथ या ओपीएट्स के साथ मिक्स करके हीरोइन को कंज्यूम करने लगे। सो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया, और इसीलिए ये सब चीज़ें बैन है। हीरोइन तो इलीगल है। नेक्स्ट एंड एकदम लास्ट वी गोइंग टू टॉक अबाउट ओपियोइड्स, right? This is the last. So what are opioids? They are synthetically created, that act like opiates. तो ये लैब मेड है, दिस मतलब लैब में बनाए गए हैं केमिकल्स के थ्रू। इसके एग्जाम्पल के कुछ नाम आपके बुक में दिए हुए हैं, वो नाम आप देख लीजिए। मेथाडोन, METHADONE, ठीक है? देन वी हैव oxycodone, then we have hydrocodone, then we have fentanyl, FENTANYL, this is L, ठीक है? अगर किसी को एडिक्शन है तो इसका ट्रीटमेंट में क्या जाता है? मेथाडोन। ये सब नाम है जो आपको पता होना चाहिए। ओहो, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ब्यूपीनॉर्फिन, then next we have naltrexone,
N-A-L, just in case my writing is not clear. Trexone, naltrexone. ठीक है? These may be used to control withdrawal symptoms and help treat opiate addictions. So this is a very important point. ये सारे नाम please highlight in your register if you are making notes, which I believe you are. Okay, because ये important है. So when used रिक्रिएशनली, सी एनीथिंग, जब हम बोलते हैं ड्रग्स के बारे में रिक्रिएशनल, तो इसका मतलब कि हम उसको मेडिकली एडवाइस के अंदर, मेडिकल गाइडेंस के अंदर, मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने फन, अपने प्लेजर के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको. और टू एक्सेस रिजल्ट्स इन deadly opioid crisis. CRI. Okay. Now, what is opioid crisis? Opioid crisis simply is an emergency situation. इमरजेंसी किस तरीके की इमरजेंसी? हेल्थ इमरजेंसी, मतलब डेडली, या तो बंदे ने बहुत ओवरडोज कर लिया है, यू हैव टेकन ओवरडोज, और अ पर्सन हैज मिक्स्ड इट विद समथिंग एल्स व्हिच इज क्वाइट डेडली, डेंजरस, फेटल, यू नो. So that is called opioid crisis, matlab, which means simply that it is about their health. They are just on the verge of dying, right? So that is called opioid crisis. Now, whatever we have done, I've made this chart for you, right? Major tranquilizer, minor tranquilizers, then we have alcohol, opioids, and opiates, right? And their effect, their risk factor, and the special note is there. तो आप ये अपने प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर रजिस्टर, आप ये अपने रजिस्टर्स में बना लीजिएगा. कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू. आई होप दैट यू यू नो you are covering everything with me, you are making notes, you are understanding the topics. पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में मैं सवाल डालती रहती हूँ. आई पुट क्वेश्चंस इन कम्युनिटी पोस्ट, प्लीज डू सॉल्व देम. इट विल हेल्प यू कंसोलिडेट योर नॉलेज. I'll see you next time. Till then, keep learning, keep revising. Just one more drug category that we need to do, and then we are done with the chapter. So one more video and we'll be finishing chapter number 4, and then we'll start with chapter number 5. I'll see you next time. Till then, keep learning, keep revising, keep showering your love. Bye.